जी एमडी कैट बायोलॉजी सेल बायोलॉजी का हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो हम स्टार्ट करने लगे हैं अभी। कंटेंट जो है इस लेक्चर में हमारे पास इंक्लूडेड है माइटोकॉन्ड्रिया हम डिस्कस करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस करेंगे और क्रोमोसोम। वैसे हम न्यूक्लियस के अंदर कुछ इसका पार्ट डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन जो स्ट्रक्चर एंड केमिकल कंपोजिशन और टाइप्स इसकी हम आज कुछ ना कुछ ये भी आज डिस्कस करेंगे। न्यूक्लियस में भी हमने इसको डिस्कस किया है, यहाँ पर भी इसको हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका करिकुलम जो है वो 25 का जो करिकुलम है वो चेंज हो चुका है और ये 25 के करिकुलम के अकॉर्डिंग है। अभी हमारे पास फर्स्ट जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया डिस्कस कर रहे हैं। माइटोकॉन्ड्रिया इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है वो जो सिंगल होगा उसे हम माइटोकॉन्ड्रियन का नाम देंगे, ठीक है। सिंगुलर जो माइटोकॉन्ड्रिया, सिंगल माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो इसे माइटोकॉन्ड्रियन कहेंगे। अगर मल्टीपल होंगे तो इसे हम माइटोकॉन्ड्रिया कहेंगे। बेसिकली प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स, जितने भी यूकैरियोट्स हैं ये तमाम यूकैरियोटिक सेल के अंदर एग्जिस्ट करता है। यूकैरियोट के बारे में मैंने आपको कल बताया था कि हमारे पास 3 तरह के सेल होते हैं, बैक्टीरिया, आर्किया एंड सियानोबैक्टीरिया। ये 3 सेल होते हैं जो कि प्रोकैरियोटिक इन नेचर हैं। इनके अलावा जितने भी सेल होंगे वो तमाम के तमाम यूकैरियोट्स की कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 सेल्स हैं जो कि हमारे पास प्रोकैरियोटिक हैं और बाकी के जो हैं वो सारे के सारे यूकैरियोटिक हैं। तो जितने भी यूकैरियोटिक हैं ये तमाम यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं। कंडीशन ये है कि सिंगल लार्ज भी हो सकता है, ठीक है। कुछ सेल ऐसे होते हैं जिसके अंदर एक ही माइटोकॉन्ड्रिया होता है और थोड़ा सा लार्ज इन साइज होता है, ठीक है। और कुछ ऐसे सेल होते हैं जिसके अंदर हंड्रेड्स भी हो सकते हैं, थाउजेंड्स भी हो सकते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये मोस्टली हमारे पास जो मसल्स के सेल्स होते हैं उसके अंदर नंबर ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया जो है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में एग्जिस्ट करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को हम सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली जो है वो अपने अंदर डीएनए को भी उसका अपना डीएनए होता है, वो उसके अपने आरएनए होते हैं, अपने राइबोसोम होते हैं, तो वो अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज करता है। उसके अलावा ये अपनी कॉपी खुद बना लेता है, तो इसलिए हम इसको सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली का नाम देते हैं। जिस तरह से जो बैक्टीरिया होता है वो खुद को डिवाइड करता है बाइनरी फिशन के थ्रू, तो ये भी क्या करता है, फिशन परफॉर्म करके तो खुद को डिवाइड करता है। तो रिवाइज कर रहे हैं जी, माइटोकॉन्ड्रिया जो है ये बेसिकली सिंगुलर माइटोकॉन्ड्रियन इसे हम कहते हैं और ये प्रेजेंट होता है ऑल टाइप ऑफ यूकैरियोट्स के अंदर। और कुछ सेल में एक ही होगा और लार्ज साइज का होगा, और कुछ सेल्स में ये हंड्रेड्स या थाउजेंड्स के नंबर्स में भी होते हैं। सेल्फ रेप्लिकेटिंग ऑर्गेनेली भी है और ये डिवाइड करता है बाय द फिशन। शेप की बात करते हैं तो शेप जो है वो इसकी हमारे पास डिफरेंट शेप्स में ये नज़र आता है। सिलेंड्रिकल शेप में भी नज़र आता है, रॉड शेप स्ट्रक्चर भी इसका होता है। और स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो इसके अंदर 2 मेम्ब्रेन्स बेसिकली एग्जिस्ट करती हैं। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो एक इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है और एक इसकी इनर मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। जो आउटर मेम्ब्रेन होती है इसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, और जो इनर मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ होती है और इनर मेम्ब्रेन जो है वो इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पर डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता ही है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। जो आउटर होती है वो स्मूथ होती है और जो इनर होती है वो इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में होती है, जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया में हमारे पास 2 मेम्ब्रेन, मैंने अभी आपको बताया कि ये जो आउटर है ये बिल्कुल स्मूथ है, ठीक है, और इसमें कोई भी इनफोल्डिंग्स एग्जिस्ट नहीं करती। लेकिन जो इनर है, इनर के अंदर इनफोल्डिंग्स हैं और इन इनफोल्डिंग्स की वजह से इसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, क्रिस्टी। और ये जो सेंटर में है इसकी जो स्पेस है इसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं, इसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, जैसे इसका अपना डीएनए एग्जिस्ट करता है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए इसमें एग्जिस्ट करते हैं, एंजाइम्स एग्जिस्ट करते हैं,
राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसका जो राइबोसोम होता है वो 70S साइज़ का होता है, 70S। जिस तरह से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है उसका साइज़ 70S होता है, तो इसके राइबोसोम का साइज़ भी 70S होता है। इसमें डीएनए होते हैं मैट्रिक्स में, डीएनए है, आरएनए है, ऑल टाइप ऑफ आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, मैसेंजर आरएनए, और राइबोसोम्स एग्जिस्ट करते हैं, और इसमें प्रोटीन्स एग्जिस्ट करती हैं, आइंस एग्जिस्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक। तो यहाँ पर सर्कुलर डीएनए इसका एग्जिस्ट कर रहा है, राइबोसोम एग्जिस्ट कर रहे हैं, और यहाँ पर इनर मेम्ब्रेन स्पेस भी एग्जिस्ट करती है। दो हमारे पास मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है, एक इनर मेम्ब्रेन है, दोनों के दरमियान में एक स्पेस होती है, इसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देते हैं। तो ये स्पेस है, और दूसरी स्पेस जो है वो इसके मैट्रिक्स को हम कहते हैं। तो दो स्पेस हैं, एक तो दोनों मेम्ब्रेन के दरमियान में इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, और एक जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर जो इसका साइटोप्लाज्म है या जो इसकी स्पेस है उसे हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट और जो माइटोकॉन्ड्रिया है, इसके दोनों की जो स्पेस है इसकी कंपोजिशन सेम होती है। जो क्लोरोप्लास्ट है उसके इनर स्पेस को हम स्ट्रोमा का नाम देते हैं, और इसकी इनर स्पेस को हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। दोनों की कंपोजिशन सेम है, जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है ये, और दोनों में आरएनए, डीएनए, राइबोसोम्स और एंजाइम्स, प्रोटीन्स, ये ऑल जो है वो कंपोनेंट सेम होते हैं दोनों के अंदर। और एक चीज़ और भी कॉमन है दोनों के अंदर कि दोनों की आउटर मेम्ब्रेन स्मूथ है, और इनर मेम्ब्रेन जो है माइटोकॉन्ड्रिया की इनफोल्डिंग में होती है लेकिन उसकी स्मूथ होती है। अब यहाँ पर डिफरेंस ये है कि ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ये आउटर मेम्ब्रेन हम कहते हैं कि ये परमिएबल होती है। इसके अंदर ना पोर्स होते हैं, पोर्स एग्जिस्ट करते हैं, तो इन पोर्स को हम पोरेंस का नाम देते हैं। तो इन पोरेंस के थ्रू क्या होता है कि ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता रहता है। तो ये आउटर जो है वो परमिएबल होती है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं, ये सेमी परमिएबल होती है या सिलेक्टिवली परमिएबल होती है कि ऑल सब्सटेंस को ये क्रॉस नहीं होने देती। रिवाइज कर रहे हैं, हमने कहा कि इसके स्ट्रक्चर में दो चीज़ें हैं, एक आउटर स्मूथ मेम्ब्रेन है और एक इनर इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में है जिसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। और क्रिस्टी जो है उसके अंदर जो स्पेस होगी उसे हम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स का नाम देते हैं। जो आउटर स्पेस होती है बिटवीन टू मेम्ब्रेन्स होती है उसे हम इनर मेम्ब्रेनस स्पेस का नाम देते हैं। आउटर मेम्ब्रेन हमने कहा कि स्मूथ है, इनर जो है वो फोल्डिंग्स में है, और दोनों के दरमियान में जो स्पेस है उसे हम इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस कहते हैं। आउटर परमिएबल है और जो इनर है वो सेमी परमिएबल है। आउटर मेम्ब्रेन हमने कहा कि स्मूथ है, अभी मैंने आपको बताया कि आउटर मेम्ब्रेन जो है वो बिल्कुल स्मूथ होती है, और इसमें सीव होता है, इसमें पोर्स होते हैं जिन्हें हम पोरेंस का नाम देते हैं। इसके थ्रू ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल जो है वो कंटिन्यू होता है। पोरेंस जो है ये ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन करता है, मेम्ब्रेन के अक्रॉस ये मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करता है। और जो आउटर है ये परमिएबल है, लेकिन जो इनर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, मतलब ये सिलेक्टिव सब्सटेंस को पास होने देती है। इनर मेम्ब्रेन को अभी हमने बताया कि देखें यहाँ पर ये इनफोल्डिंग्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। फॉर एग्जांपल ये माइटोकॉन्ड्रिया है, तो ये इन दिस फॉर्म इनफोल्डिंग्स में ये एग्जिस्ट करती है, और इसे हम क्रिस्टी कहते हैं। तो इनर जो है वो इनफोल्डिंग में है और ये सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, और फोल्डेड इनवर्ड अंदर की तरफ ये फोल्डेड होती है, इसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। इसके ऊपर ग्रैनुलर सरफेस होती है जिसे हम F0 या F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। यहाँ पर जो है ना इन दिस फॉर्म ये हमारे पास पार्टिकल्स प्रेजेंट होते हैं, इन्हें हम F0 और F1 पार्टिकल का नाम देते हैं। ये जो टिप होती है ये F1 है और ये बेस है, इसे हम F0 का नाम देते हैं। तो ये हमारे पास पार्टिकल्स हैं, इसके ऊपर बेसिकली ATP सिंथेटेज प्रेजेंट होता है जो ATP की सिंथेसिस करवाता है केमियोस्मोसिस की तरह। तो ग्रैनुलर सरफेस होती है जिसके अंदर हमारे पास F0 और F1 पार्टिकल्स होते हैं। साइट ऑफ ATP सिंथेटेज है कि यहाँ पर ATP सिंथेटेज एग्जिस्ट करते हैं। और इनर मेम्ब्रेन जो है जिसे हम क्रिस्टी कहते हैं, ये बेसिकली इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन इसके ऊपर एग्जिस्ट करती है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन आपको पता है कि ये इसके ऊपर जो है वो रेस्पिरेटरी चेन होती है, जिससे क्या होगा कि ATP की सिंथेसिस होगी, NADPH की ब्रेकडाउन होगी, तो उससे ATP सिंथेसाइज होता है। एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर, क्योंकि ATP की सिंथेसिस करता है ये माइटोकॉन्ड्रिया, तो NADH की ब्रेकडाउन होती है
वन NADH जब ब्रेक डाउन होता है तो इससे 3 ATP जो है वो हमारे पास बनते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार MCQ आता होता है इसके बारे में। और 1 FADH2 जब इसकी ब्रेक डाउन होती है तो इससे 2 ATP जनरेट होते हैं। ये 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। 1 NADPH जब ब्रेक होगा तो 3 ATP जनरेट होंगे। 1 FADH2 जब ब्रेक होगा तो 2 ATP इससे ब्रेक होंगे। रिवाइज कर रहे हैं, क्विकली रिवाइज कर रहे हैं। इसको हमने बताया कि जो आउटर मेम्ब्रेन होती है ये स्मूथ होती है और इसके अंदर सीव पोरेंस होते हैं जिसमें से ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल होता है और इसे हम कहते हैं ये परमिएबल होती है। पोरेंस जो है वो ट्रांसपोर्ट करते हैं क्रॉस द मेम्ब्रेन। पोरेंस का काम होता है ट्रांसपोर्ट करना मेम्ब्रेन से आउटर मेम्ब्रेन से। इनर मेम्ब्रेन सेलेक्टिवली परमिएबल होती है और ये फोल्डेड इनवर्ड होती है, इसे हम क्रिस्टी का नाम देते हैं। ग्रैनुलर सरफेस होती है जिसे हम F0 और F1 पार्टिकल्स का नाम देते हैं। ये बेसिकली ATP सिंथेटेज की साइट होती है और इनर मेम्ब्रेन के ऊपर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है जिससे ATP की सिंथेसिस होती है ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन। अभी हमने डिस्कस किया कि स्पेसिस इसके अंदर एग्जिस्ट करती हैं। स्पेसिस 2 टाइप की हैं। देखिए फॉर एग्जांपल ये हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया है तो 2 मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन है और एक इनर मेम्ब्रेन है। तो जो आउटर मेम्ब्रेन है और इनर मेम्ब्रेन है इसके दरमियान में जो स्पेस है इसे हम इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस का नाम देते हैं, इंटर मेम्ब्रेनर स्पेस। और इनर मेम्ब्रेन के बाद जो स्पेस हमारे पास बचती है ये जो स्पेस है इसे हम कहते हैं ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है। तो 2 स्पेस हैं, एक तो 2 मेम्ब्रेन्स आउटर और इनर मेम्ब्रेन के दरमियान में स्पेस है, इसे हम इनर मेम्ब्रेनर स्पेस का नाम देते हैं। और दूसरी स्पेस जो है वो इनर मेम्ब्रेन के बाद होती है दरमियान में, इसे हम मैट्रिक्स का नाम देते हैं या माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं। ये जो माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स है इसी के अंदर DNA होता है, इसी में RNA होते हैं, इसी में राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं, इसी में प्रोटीन एग्जिस्ट करती है, इसी में एंजाइम एग्जिस्ट करते हैं। तो ये जेली लाइक अपीयरेंस इसकी होती है, जेली लाइक। सर्कुलर DNA होता है इसके अंदर, ऑल काइंड्स ऑफ RNA एग्जिस्ट करते हैं। राइबोसोम इसमें होते हैं जो कि 70S होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट कि जो राइबोसोम इसके अंदर होते हैं वो 70S साइज़ के होते हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक राइबोसोम होता है सेम साइज़ इसका होता है। हमने डिस्कस किया अभी कि इसके मैट्रिक्स के अंदर जो है वो उसका अपना DNA है, अपने RNA है, अपने राइबोसोम्स हैं। तो दैट मीन्स कि ये अपनी प्रोटीन खुद सिंथेसाइज कर सकता है, ठीक है। तो इसलिए हम कहते हैं कि प्रोटीन को ये सिंथेसाइज करता है अपनी ओन मशीनरी यूटिलाइज करके, अपनी मशीनरी को यूटिलाइज करके ये अपनी जो प्रोटीन है उसको खुद सिंथेसाइज करता है और अपने स्ट्रक्चर को भी खुद मेंटेन करता है। क्योंकि मेम्ब्रेन्स जो हैं वो 60 to 80% प्रोटीन इन नेचर हैं, तो मेम्ब्रेन की फॉर्मेशन में ये जो प्रोटीन बनेगी वो ये खुद सिंथेसाइज करेगा। साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है रिगार्डिंग द माइटोकॉन्ड्रियल फंक्शंस। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये बेसिकली हमारे पास साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा गाइड कर देता हूँ कि फॉर एग्जांपल ये सेल है, तो इस सेल के अंदर जो भी फूड फाइनली कन्वर्ट की जाती है ग्लूकोज के अंदर, ये हमारे पास 1 ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। तो इस एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को पहले हम ग्लाइकोलाइसिस से गुजारते हैं। ग्लाइकोलाइसिस करने के बाद इसी ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के पायरूवेट को हम माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ले जाते हैं और माइटोकॉन्ड्रिया में हम 2 साइकिल इसमें रिएक्शन परफॉर्म कराते हैं। एक तो क्रेब्स साइकिल इसमें परफॉर्म कराते हैं और फिर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म कराते हैं और इससे फाइनली हमारे पास 38 ATP जो है वो फॉर्म्ड होते हैं, 38 ATP बनते हैं। एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक करके 3 स्टेप से गुजार के ग्लाइकोलाइसिस, इलेक्ट्रॉन क्रेब साइकिल और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, इन 3 स्टेप से गुजार कर 38 ATP बनाए जाते हैं। दिस होल प्रोसेस इज़ नोन एज सेलुलर रेस्पिरेशन। तो साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है ये हमारे पास। यूज़ ऑफ ऑक्सीजन टू जनरेट ATP, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है वहाँ पर लास्ट में ऑक्सीजन यूटिलाइज की जाती है और ATP को जनरेट किया जाता है। मैंने अभी आपको बताया कि 1 NADH जो है उसको ब्रेक करेंगे तो 3 ATP जनरेट होंगे। अगर 1 FADH2 की ब्रेक डाउन होगी तो 2 ATP जनरेट होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टीपल टाइम MCQ इससे जनरेट हो चुका है। माइटोकॉन्ड्रिया का काम होता है एक्सट्रैक्ट द एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करना, इसलिए हम इसको पावर हाउस का नाम भी देते हैं। जो सेल का पावर हाउस है, मल्टीपल टाइम ये भी MCQ आ चुका है कि कौन सा ऑर्गेनेली है जो कि पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया इज़ द पावर हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये क्या करता है, एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी। किससे एक्सट्रैक्ट करता है एनर्जी? शुगर से एक्सट्रैक्ट करता है, फैट से एक्सट्रैक्ट करता है
ऑर्गेनिक कंपाउंड से एक्सट्रैक्ट करता है, और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसके अंदर क्रेब्स साइकिल परफॉर्म होता है और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म होती है। तो ये बेसिकली इसके फंक्शंस हैं। क्विक रिवाइज कर रहे हैं इसको हम। सबसे पहले हमने बताया कि यहाँ पर प्रोटीन सिंथेसाइज करता है ये अपनी मशीनरी से, साइट ऑफ सेलर रेस्पिरेशन है ये। ऑक्सीजन यूटिलाइज करके एटीपी जनरेट करता है, एनर्जी को एक्सट्रैक्ट करता है शुगर से, फैट से, ऑर्गेनिक कंपाउंड से, क्रेब्स साइकिल परफॉर्म करता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन परफॉर्म करता है, और साथ ही जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है कि इसको हम पावर हाउस ऑफ सेल का नाम देते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया हमारा एंड हो गया। नेक्स्ट हम डिस्कस करें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है ये भी हमारे पास बेसिकली एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल होता है। देखिए फॉर एग्जांपल ये सेल है और ये न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ये बेसिकली ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है और उसका नेटवर्क होता है, ये एक्सटेंड करता है और ये सेल मेम्ब्रेन तक एक्सटेंड करके जाता है। तो पूरे का पूरा नेटवर्क होता है, सेल को मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। इसकी सिंगल मेम्ब्रेन को हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो जो सिंगल मेम्ब्रेन होती है दैट इज सिस्टर्नी, और इसे हम कहेंगे ये नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी है। जो डॉटेड रीजन में शो कर रहा हूँ दैट इज़ एक्चुअली राइबोसोम्स, और इसे हम कहते हैं ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करते उसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डोनेट करते हैं। तो इसे हम कहेंगे ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, और जिसके ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करते उसे हम कहते हैं ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। तो देखें जी हमारे पास फर्स्ट पॉइंट है कि इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी है, कि ये सिस्टर्नी, हम इसकी सिंगल टिब्यूल को सिस्टर्नी का नाम देते हैं। एक चीज़ और भी इंपॉर्टेंट है कि गोल्जी अपरेटस की जो टिब्यूल होती है उसे भी हम सिस्टर्नी कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की जो टिब्यूल है उसे भी हम सिस्टर्नी का नाम देते हैं। तो ये इंटरकनेक्टेड नेटवर्क ऑफ सिस्टर्नी है। ये बेसिकली एक्सटेंड करता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से स्टार्ट होता है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन तक ये पूरे का पूरा नेटवर्क जो है वो एक्सटेंड हुआ होता है। तो एक्सटेंड कर रहा है ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से लेकर सेल मेम्ब्रेन तक, ये जो ट्यूबुलर सिस्टम है इसका नेटवर्क एक्सटेंड करके जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये एक्चुअली हम उसकी अपीयरेंस की वजह से इसको नाम देते हैं। SER का मतलब है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देखिए ये सरफेस बिल्कुल स्मूथ है, इसके ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करते, तो ये बिल्कुल क्लियर सरफेस है, तो दैट इज़ वाई इसे हम कहते हैं कि ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। RER हम देखें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसको कहते हैं, क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं, और राइबोसोम की वजह से जो इसकी सरफेस है वो स्मूथ नज़र नहीं आती बल्कि रफ सी सरफेस नज़र आती है। दैट इज़ वाई दे आर नोन एज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दे आर प्रेजेंट इन ऑल यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स में आपको अभी बता चुका हूँ कि यूकैरियोट्स में आर्किया, बैक्टीरिया और सियानोबैक्टीरिया, इन तीन के अलावा जितने भी होंगे वो सारे के सारे यूकैरियोट्स होंगे। तो ऑल यूकैरियोटिक्स के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एग्जिस्ट करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो मसल के सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसे हम बेसिकली सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। सार्कोप्लाज्मिक जो है वो मसल से टर्म लिंक्ड है, जैसे हम किडनी से रिलेटेड रीनल का नाम देते हैं, और हार्ट से रिलेटेड कार्डियक का नाम देते हैं, डाइजेशन या स्टमक से रिलेटेड हम गैस्ट्रिक की टर्म देते हैं, लंग से रिलेटेड हम पल्मोनरी की टर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। इसी तरह ब्रेन से रिलेटेड हम सेरिब्रल की टर्म यूटिलाइज करते हैं। तो इसी तरह मसल से लिंक जो है उसे हम सार्को का नाम देते हैं। तो मसल के सेल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसे हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। इसी तरह मसल के साइटोप्लाज्म को हम सार्कोप्लाज्म का नाम देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्म्स जो है वो इसमें यूटिलाइज होते हैं। टाइप्स हम डिस्कस कर रहे हैं। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट करते हैं, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम नहीं होता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर क्योंकि राइबोसोम होते हैं तो वो प्रोटीन की सिंथेसिस करता है, तो इसे हम ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। ट्रांसलेशन जो है ये बेसिकली टर्म प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, इस प्रोसेस को हम प्रोटीन सिंथेसिस को ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। और उसके अलावा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का फंक्शन है ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कंटिन्यूस होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ, और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर कोई भी राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे राइबोसोम एग्जिस्ट करेगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम एग्जिस्ट नहीं करता। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का एक ही काम होता है प्रोटीन की सिंथेसिस करना या ट्रांसलेशन परफॉर्म करना।
स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के डिफरेंट फंक्शंस हैं जिसको हम अभी डिस्कस करते हैं। ये देखें हमारे पास स्ट्रक्चर है, ये जिसके ऊपर डॉट्स प्रेजेंट हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंट हैं, इसे हम रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। और ये जो स्मूथ सी सरफेस है इसे हम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का नाम देते हैं। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके डिफरेंट फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो ये है कि ये मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये परफॉर्म करता है, डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करता है, ड्रग्स को डिटॉक्सीफाई करता है। मोस्टली डिटॉक्सिफिकेशन के बारे में पूछा जा सकता है कि ये डिटॉक्सिफिकेशन ज़्यादा लीवर के अंदर परफॉर्म की जाती है। तो लीवर के अंदर जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स करते हैं बनिस्बत नॉर्मल सेल के। इसके अलावा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड भी करता है, ऑयल भी करता है, फॉस्फोलिपिड भी करता है, स्टीरॉयड भी सिंथेसाइज करता है, और इसके अंदर स्टोर होते हैं कैल्शियम आयंस। कैल्शियम आयंस जो है वो मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराते हैं। तो मसल कॉन्ट्रैक्शन में कैल्शियम आयंस जो है वो अपना रोल प्ले करते हैं। मसल में जो कैल्शियम मसल की जो कॉन्ट्रैक्शन है वो ट्रिगर ही कैल्शियम आयन से होती है। बेसिकली हमारे पास 3 प्रोटीन होती हैं, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन एंड ट्रोपोनिन। ट्रोपोनिन के ऊपर कैल्शियम आयन जब आकर बाइंड करता है तो मसल कॉन्ट्रैक्शन वहाँ से स्टार्ट होती है। तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेसिकली साइट होती है जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर किए जाते हैं, और फिर जब इम्पल्स आती है तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो उसका सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके गेट्स ओपन होते हैं और वहाँ से ये कैल्शियम आयन निकल कर ट्रोपोनिन के साथ बाइंड करता है और फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन ट्रिगर होती है, स्टार्ट होती है। उसके अलावा भी इसका काम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल का है। प्रोटीन को भी ये ट्रांसपोर्ट करता है। प्रोटीन बेसिकली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर राइबोसोम सिंथेसाइज करेंगे और ईआर से प्रोटीन आएगी, तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उसको पैक करेगा, वेसिकल बनाएगा, और ये वेसिकल आगे गोल्जी बॉडी के साथ गोल्जी बॉडीज़ के साथ जाकर जो है वो अटैच होगा। और इसी तरह ये जो है हमारे पास मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है। ये कॉमन फंक्शन है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का भी कि ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, बोथ टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। लास्ट में हम डिस्कस करें क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जो है वो इम्पॉर्टेंट है। इसका स्ट्रक्चर हम भी पहले डिस्कस कर चुके हैं हम क्रोमैटिन न्यूक्लियस के अंदर। तो क्रोमोसोम जो होता है वो थ्रेड लाइक अपीयरेंस होता है, मतलब कि धागा नुमा स्ट्रक्चर होता है ये, और ये जस्ट अपीयर होता है ओनली ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। जब सेल डिवाइड कर रहा होता है उस टाइम पे ये अपीयर होता है, नज़र आना शुरू होता है, उसके अलावा ये नज़र नहीं आता। क्रोमोसोम इज़ एक्चुअली अ शेप। क्रोमोसोम जो है जब इसको स्टेन किया जाता है तो ये डार्कली स्टेन्ड अपीयर होता है, और एक्चुअली ये होते तो क्रोमैटिन डीएनए के फाइबर ही हैं, लेकिन ये जो शेप हमारे पास ड्यूरिंग सेल डिवीजन शो करते हैं इस तरह से उसे हम क्रोमोसोम कहते हैं। कंपोजिशन की बात करें, कंपोजिशन इसकी बहुत इंपॉर्टेंट है। डीएनए और प्रोटीन दो चीज़ों का बना हुआ है। डीएनए 40% होता है और प्रोटीन इसमें 60% एग्जिस्ट करती है। ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है। और एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर जो प्रोटीन होती है वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। शेप ऑफ क्रोमोसोम देख रहे हैं हमारे पास, देखें जी, ये जो हमारे पास शॉर्ट आर्म और लॉन्ग आर्म है और सेंटर में सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर का काम होता है आर्म्स को अटैच करना, और ये जो आर्म्स हैं इनको हम क्रोमेटिड का नाम देते हैं। और क्रोमेटिड की जो टिप है जहाँ पर डीएनए अटैच नहीं है इसे हम टीलोमेयर्स कहते हैं। टीलोमेयर्स आर एक्चुअली दो साइड जो कि जस्ट लाइक आवर नेल्स, जैसे हमारे नेल्स जो एक्सटेंडेड होते हैं तो वो किसी भी सरफेस के साथ इसको अटैच होने से बचाते हैं। तो टीलोमेयर्स जो है ये सरफेस पर होते हैं और ये अटैचमेंट को प्रिवेंट करते हैं। यहाँ पर डीएनए एग्जिस्ट नहीं करता है, डीएनए उससे बिलो है। सेंटर में जो सेंट्रोमेयर है ये बेसिकली इसको अटैच करवाता है। जो पार्ट्स हैं सेंट्रोमेयर अटैचमेंट का काम करता है, क्रोमेटिड साइड पर प्रेजेंट है। और ये जो सेंट्रोमेयर है ये बेसिकली मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि ये प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, इसे हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन का नाम देते हैं, क्योंकि यहाँ पर नैरो रीजन हो रहा है तो इस कंस्ट्रिक्शन को हम प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन कहेंगे। इसके अलावा अगर कहीं पर कंस्ट्रिक्शन होती है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे कंस्ट्रिक्शन होती है, तो फिर हम इसको कहेंगे ये सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन है। यहाँ पर मैंने प्रोटीन शो की है जी। अभी मैंने बताया कि क्रोमोसोम के अंदर जो प्रोटीन पाई जाती है वो हिस्टोन प्रोटीन पाई जाती है। तो ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन के 8 मॉलिक्यूल्स होते हैं, 4 आगे होते हैं और 4 पीछे होते हैं।
और ये वाहिद प्रोटीन है जो पॉजिटिवली चार्ज है और बाकी जितनी भी प्रोटीन्स होती हैं वो नेगेटिवली चार्ज होती है। और डीएनए के ऊपर आपको पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू फॉस्फेटाइन, तो इस वजह से ये डीएनए का थ्रेड प्रोटीन के अराउंड जो है इस तरह से रैप हो जाता है और इस स्ट्रक्चर को हम न्यूक्लियोसोम का नाम देते हैं। न्यूक्लियोसोम वो स्ट्रक्चर होगा जिसके ऊपर हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए के थ्रेड आपस में कॉइल फॉर्म में प्रेजेंट होंगे, इसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं। और एक चीज़ इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि हिस्टोन प्रोटीन जो है जो न्यूक्लियोसोम है, ये न्यूक्लियोसोम आफ्टर 200 न्यूक्लियोटाइड्स आता है। मतलब 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर जो है वो न्यूक्लियोसोम आएगा, फिर 200 न्यूक्लियोटाइड के बाद फिर न्यूक्लियोसोम आएगा। तो इस तरह से ये गैप है, ये एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन ये हमारे पास यहाँ पर कुछ शेप्स हैं। सबसे पहले है टीलोसेंट्रिक होता है जहाँ पर सेंट्रोमियर बिल्कुल टिप पर होगा। एक्रोसेंट्रिक होता है जब सेंट्रोमियर टिप से बिलो होगा। और सब मेटासेंट्रिक होता है जो नियर द सेंटर सेंट्रोमियर होगा। मेटासेंट्रिक होता है जो बिल्कुल सेंटर में सेंट्रोमियर एग्जिस्ट करेगा, इसे हम मेटासेंट्रिक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर ये शेप जो है वो एग्जिस्ट करती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इस चीज़ को आपने मेमोराइज रखना है, टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट जो डिफरेंस है बिटवीन द हेट्रोक्रोमेटिन और यूक्रोमेटिन को हाईलाइट कर देता हूँ। यूक्रोमेटिन और हेट्रोक्रोमेटिन बहुत इंपॉर्टेंट बात है। देखिए हमारे पास हेट्रोक्रोमेटिन जो है वो हाईली कंडेंस होता है, हाईली कंडेंस, और ये जो है ये लूजली कंडेंस होता है। और जो हेट्रोक्रोमेटिन है इसके जो जीन है वो एक्सप्रेस नहीं करते, नो एक्सप्रेशन, जीन की एक्सप्रेशन यहाँ पे नहीं होगी। लेकिन जो यूक्रोमेटिन है यहाँ पर जीन की एक्सप्रेशन होगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आपने याद रखना है। हेट्रोक्रोमेटिन हाईली कंडेंस होता है और यूक्रोमेटिन लूजली कंडेंस होगा। हेट्रोक्रोमेटिन में एक्सप्रेशन ऑफ जीन नहीं होगी, यूक्रोमेटिन में एक्सप्रेशन ऑफ जीन्स परफॉर्म होगी। क्लियर है जी? एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। ओके जी, सेल बायोलॉजी हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो है वो हम नेक्स्ट सेक्शन एमडी कैट का स्टार्ट करेंगे।